बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सदात तारिक मसूद के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के साफ़ियों ने मुलाकात की है, 2 घंटों की ये एक तवील और कहकों भरी मुलाकात थी। इसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने किस बात पर रज़ामंदी का इजहार किया है, कौन सी बात इमरान ख़ान साहब ने मान ली है, क्या मामला है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और 4 मुलाजमीन पीटीवी के जो मुअत्तल किए गए थे फुल कोर्ट की लाइव कवरेज के मामले पर, उसमें गफलत के मामले पर, उनकी बहाली हुई है। और इस मामले पे आज जो मेरा सवाल था, बल्कि अपील थी काजी फ़ाइज़ साहब से, उनसे जब मैंने ये मामला डिस्कस किया या मैंने सवाल किया, अपील की, तो काजी साहब ने इसका क्या जवाब दिया ये भी आपको बताएंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 4 बजे ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के साफ़ियों की तय थी और एग्जैक्टली कोई 4:05 पे इस मुलाकात का आगाज़ हो गया। तमाम साफ़ी जाके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पे जाके बैठे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब आए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब आए, उन्हीं के साथ ही सीनियर प्यूनी जज हैं। और वहाँ पे चूँकि हम साफ़ी तो थे, लेकिन हमें हमारी मेहमान नवाज़ी वहाँ पे की गई। और जो वहाँ पे मेहमान नवाज़ी के लिए चीज़ें रखी गईं, उसमें घर के बने हुए चना चाट भी थे, दही बल्ले भी थे, और घर का बना हुआ हलवा भी था, और शाशिफ भी मंगवाए हुए थे, और भी शामी टिक्कियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें वहाँ पे समोसे वगैरह मौजूद थे। तो मीटिंग के आगाज़ पे ही चीफ साहब ने कहा कि आप ये चीज़ें ले लें और आके अपनी नशिस्तों पे बैठें, और पहले आप लेंगे, फिर हम लेंगे, और फिर जो भी आपकी सजेशन है सुप्रीम कोर्ट में एक्यूरेट रिपोर्टों के हवाले से आप अपनी तजावीज़ दें। जो हमारे बस में हुआ, जो हम कर सकेंगे, वो आपके लिए ज़रूर करेंगे। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने मुलाकात का जो आगाज़ किया, उसमें साफ़ियों से पहले ये पूछा कि आप ये बताएं कि मैं आपके साथ क्यों मिलना चाह रहा था, ये हमने आपको यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो तमाम साफ़ियों ने अपनी अपनी गैस किया, अंदाज़ा किया, बताया। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि इस मुलाकात का मकसद एक्यूरेट रिपोर्टिंग भी है, और आप सुप्रीम कोर्ट के साफ़ी हैं, बड़े वैल्यूएबल साफ़ी हैं। और फिर एक बड़ी अहम बात की काजी फ़ाइज़ साहब ने, और मेरे ख़्याल से हमारी जो पास की बॉडी है उस पर कोई वर्किंग भी करेगी। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप यहाँ पे पूरा दिन मुकदमात की समाअत को सुनते हैं, केसेस का एक एक लफ्ज़ आप रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पे गैर मुतल्लका लोग बैठे होते हैं, जो कमरे अदालत में आते नहीं, जिनको मालूम नहीं होता कि अंदर क्या बात हुई है, वकील साहब ने क्या बात की है, अदालत की तरफ से क्या बात की गई है, लेकिन वो अदालत में ना आकर टीवी चैनल पे बैठे होते हैं। आप जो फर्स्ट हैंड इस सारी कार्रवाई के विटनेस होते हैं, तो आपको क्यों नहीं लेते? आप कोई मैकेनिज़्म बनाएं, अपने तौर पे इसको मटेरियलाइज़ करें, आप खुद बैठें, आपका अपनी वैल्यूडेशन होगा। अगर आपकी वैल्यू इस जगह पे है, आप कोई मैकेनिज़्म बनाएंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों गैर मुतल्लका लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के जाके सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को बताते हैं, जिन्हें मालूम नहीं होता, जिन्होंने विटनेस नहीं किया होता, देखा नहीं होता। तो आप तो सबसे बेहतर हो सकते हैं उस अदालती प्रोसीडिंग पे हवाले से, अपने चैनल्स को या दूसरे चैनल्स को बताने के हवाले से। तो आप इन चीज़ों को मटेरियलाइज़ करें। इसके अलावा हमारे दोस्तों ने बहुत सारी तजावीज़ दी, जैसे कि मैंने चीफ साहब को तजवीज़ दी कि जो सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 है, या बाकी जितनी अदालतें हैं, वहाँ पे हमने ये नोट किया है कि वकला बाहर मोबाइल नहीं देते, वो अपने मोबाइल अंदर लेके आते हैं। और आपके जो लॉ क्लर्क्स हैं, आपके जो स्टाफ हैं, बल्कि इवन के जो जज साहबान हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन अंदर लेके जाते हैं। लेकिन साफ़ियों के ऊपर मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने की पाबंदी है। और मैंने कहा कि जब साफ़ी पहले माजी में फ़ोन अंदर लेके जाते थे, तो उस वक्त भी एक्यूरेट रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन बाद में ये पाबंदी लगा दी गई। लेकिन अगर ये पाबंदी हट जाए, जब सब पे नहीं है, सिर्फ हमारे ऊपर है या चंद एक आध और सेगमेंट पे है, तो इससे ये होगा कि हमारी जो भाग दौड़ अदालत में लगी रहती है, कि हम अदालत में आ रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं, भागे भागे जा रहे हैं, तो अंदर बैठ के हम जो टिकर नोट करते हैं, जो लिखते हैं, वो हम साथ साथ टाइप करके अपने इदारे को भेजते जाएंगे। हमारी भाग दौड़ भी कम हो जाएगी, हम फैसिलिटेट भी हो जाएंगे। एक तो ये नुकता काजी फ़ाइज़ साहब ने नोट कर लिया कि ये आपका पॉइंट वैलिड है, मैं इसको भी देख लेता हूँ। और फिर मैंने एक और अपील की, जो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले से एक जो स्क्रीनशॉट मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहे थे, कि फुल कोर्ट की कार्रवाई को लिखा गया कि फुल कोर्ट की कार्रवाई,
मैंने चीफ साहब से अपील की कि ये एक छोटी सी टाइपो मिस्टेक थी, लेकिन पीटीवी की तरफ से 4 मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया गया। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये माइनर सी मिस्टेक है और ये हमारी तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया कि उन लोगों को मुअत्तल करें, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इतने बड़े इदारे की रिपोर्टिंग हो रही तो उसमें आप एहतियात ज़रूर बरतें, लेकिन हमने किसी को सस्पेंड नहीं करवाया और ना हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन वहाँ पे एहतियात इदारों को खुद करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना चलें। और फिर वहीं पे जो पीटीवी के अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे थे, सीनियर सहाफ़ी इजाज़ हुसैन शाही साहब, उन्होंने बताया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 4 लोगों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन वो दोबारा से रिवर्ट हो चुके हैं, उनको उनके ओहदों पे बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के हवाले से सवाल हुआ कि जुडिशल कमीशन का इजलास कब होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियाँ खाली हैं। तो इसमें चीफ साहब ने कहा कि जो जुडिशल कमीशन के 28 अरकान हैं, 9 अरकान तो है ना जो अपना सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन करता है, उसके जुडिशल कमीशन के 9 अरकान हैं। इसी तरीके से पंजाब का अपना जो जुडिशल कमीशन है उसकी अपनी एक कंपोजिशन है, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायसा होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, सीनियर प्यूनी जज होते हैं, सूबे के लॉ मिनिस्टर होते हैं। इसी तरीके से बाकी जो कराची का लॉ कमीशन है, अपना सिंध हाई कोर्ट का, उस जुडिशल कमीशन की अपनी कंपोजिशन है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की अपनी कंपोजिशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी है, पेशावर हाई कोर्ट की अपनी है। तो 28 मेंबरान को मैंने ख़त लिखे हैं। जो तैनातियाँ हैं हाई कोर्ट में, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, चूँकि एडिशनल और सेशन जजेस भी भर्ती होते हैं एडहॉक जज के तौर पे, एडिशनल जज के तौर पे, और एडिशनल जज भी लगते हैं जिन्हें बाद में 1 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस पे मुस्तकिल किया जाता है, और लॉयर्स भी हाई कोर्ट में जज के तौर पे भर्ती होते हैं। तो ये मैकेनिज़्म कैसा होना चाहिए, रूल्स में क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, इसमें मैंने जुडिशल कमीशन के अरकान से तजावीज़ मांगी हैं। अच्छा, हसनात मलिक साहब ने सवाल किया कि आप इस कार्रवाई को ओपन क्यों नहीं कर देते, जुडिशल कमीशन की कैमरा प्रोसीडिंग होती है। तो काजी फैसल साहब ने बताया कि ये इसलिए नहीं हो सकती इसकी ओपन कवरेज सहाफ़ियों को आके देना कि हमने वहाँ पे जो जज साहबान के नाम आते हैं उनके क्रीडेंशियल, उनकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करना होता है, तो वो मुनासिब नहीं होगा। बल्कि उन्होंने मिसाल एक पेश की कि वो जो एक ऑडियो पब्लिक हुई थी जुडिशल कमीशन की, उसमें जो बातें आपने सुनी, अगर वहाँ पे लोग बैठे होंगे तो हम इतनी ओपनली कैसे किसी के नाम के ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिर काजी फैसल साहब ने से केसेस की समात के हवाले से भी बात हुई कि केसेस की कौन से केसेस आपकी तरजीहात में शामिल हैं। तो काजी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि देखें, एक तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसकी जब तक फैसला नहीं होता, आर्टिकल 184(3) के केस तो नहीं लगेंगे। लेकिन साथ में काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ मुनीब अख्तर साहब हैं। ये केस मैनेजमेंट कमेटी है जो इस बात का फैसला करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, बाकी जज साहबान भी उस रिपोर्ट को देखेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, तरजीहात क्या होनी चाहिए, कौन से नोयत के केसेस को पहले सुनना चाहिए। लेकिन काजी फैसल साहब ने कहा कि जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती, मैंने ये कह रखा है कि जो इलेक्शंस मैटर हैं, यानी जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, वो तरजीहात पे लग सकती हैं। ये भी मैंने नहीं सुना, ये हमारा एक और साथी कह रहा था, लेकिन मैंने जो सुना वो काजी साहब ये कह रहे थे कि जो बेल बिफोर अरेस्ट के केसेस हैं, यानी ज़मानत कबल वक्त गिरफ्तारी, उनको पहले लगाया जाना चाहिए। और इसके अलावा काजी फैसल साहब ने कौन से केसेस का, गालिबन जो ख़वातीन से मुतल्लिक़ केसेस हैं उनका काजी साहब ने जिक्र किया, और एक और केस का भी काजी फैसल साहब ने जिक्र किया, अर्जेंट नोयत के जो होते हैं कि उनको लगाने का। मैंने कहा कि ये तरजीहात पे लगाए जाएँ। इसके अलावा काजी फैसल साहब ने से एक और भी बात हुई। हमारे एक साफ़ी ने सवाल किया, सवाल उनका अच्छा था, लेकिन वो सवाल जो था वो कहकों में बदल गया। बल्कि पूरे इस मीटिंग में कह के लगे इस बात के ऊपर। राजा बिशारत साहब हैं या बिशारत राजा साहब हैं, वो राजा आगे लगाना है पीछे लगाना है, ये अभी मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन अभी नए नए उन्होंने हमें ज्वाइन किया एज ए सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर। पहले वो हाई कोर्ट को कवर किया करते थे। उन्होंने सवाल किया काजी फैसल साहब से कि ये बताएं कि जैसे तुराब जैसे जो जज साहबान थे, जो कर्नलिस जैसे जज साहबान थे, या वो जज साहबान जिन्होंने PCO पे हलफ लेने का इनकार किया, ऐसे जज साहबान अभी क्यों पैदा नहीं हो रहे। तो इस सवाल के ऊपर भी कहका लगा कि जज साहबान क्यों नहीं पैदा हो रहे। तो सरदार तारिक मसूद साहब ने इसका जवाब दिया कि राजा साहब ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं। तो उसके बाद फिर और कह के लगे। तो उसके बाद हमारे साफ़ियों ने फिर राजा साहब से कहा, बिशारत साहब से, कि अब ये दुराब पटेल जैसे जज क्यों नहीं पैदा हो रहे, इस पर फिर अब आप शादीशुदा भी हैं तो फिर अब आप कोशिश करें कोई दुराब पटेल जैसा जज पैदा हो। ये इस बात के ऊपर बड़े कहके लगे। और फिर काजी फैसल साहब ने भी कहा कि इसमें गलती तुराब पटेल साहब की भी है कि वो बैचलर थे, उन्होंने पूरी उम्र शादी नहीं की, तो इसमें उनकी भी गलती है कि उन जैसे जज जो है वो दोबारा क्यों नहीं पैदा हुए। और मैंने
एक और भी लाइटर नोट पे बात हुई हल्के फुल्के अंदाज में। काजी साहब पूछ रहे थे हमारे साफ़ियों से कि ये दुराब पटेल साहब कौन थे, इनके बारे में बताएं। तो हमारे 4 साफ़ी फेल हो गए कि ये दुराब पटेल साहब कौन थे। तो मैंने भी एक माइक लेके सर से सवाल किया कि सर जी, आप हमारा तो इम्तिहान ले रहे हैं, हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं राशिदीन कसूरी साहब, सीनियर हैं, नामवर हैं, आप उनको जानते हैं। काजी साहब ने कहा कि मैं उनको कैसे जान सकता हूँ। तो मैंने कहा सर ये भी हमारे नए नए रिपोर्टर हैं, अभी आए हैं, इनको कैसे पता होगा पुराने दुराब पटेल से साहब जैसे जजेस का। तो उस पर भी बड़े छोटा सा एक कहका भी लगा। तो ये हमारी मुलाकात का अहवाल था। इसके अलावा एक खुशखबरी आपके साथ शेयर कर लें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी गई है, विटनेस की गई है। तो इम्कान है जो डॉलर कम हुआ है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को पहुँचेगा। अब अगले जो 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा, तो एक अच्छा रिलीफ जो है वो मिलने का इम्कान है। इसके अलावा मोहन सलाई साहब, जिनके खिलाफ तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का केस है, उसमें नैब अदालत ने इश्तिहार जारी किया जाए। मोहन सलाई साहब बार बार नोटिस किया गया, अदालत में पेश नहीं हो रहे, तो उनका इश्तिहार जारी किया जाए। और वारंट गिरफ्तारी, तो उनके जो वारंट है वो 11 अगस्त को अदालत ने जारी कर दिए थे। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक जुड़ी खबरें हैं। एक तो नाज़रीन PTI की जमात ने, लतीफ़ खोसर साहब ने, जो इमरान खान साहब का नाअहली का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया तोशाखाना के फ़ैसले के बाद, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हैं, 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का भी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, जो आज दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई। तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर अमल दरामद रुकवाने के लिए कि जब तक हाई कोर्ट में तोशाखाना का हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता, इस फैसले पर अमल दरामद रुकवा दिया जाए। अब मेरी एक छोटी सी एक राय हो सकती है, मेरे से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मेरी राय में तो बेशक इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड भी हो जाए, जो 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है वो किसी तरीके से भी आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। उस सज़ा को ख़त्म तो करवा सकते हैं, कलअदम करवा सकते हैं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन को आप सस्पेंड नहीं करवा सकते। देखते हैं इस दरख्वास्त पे हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। इसके अलावा यही तोशाखाना का केस, जब इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया गया 3 साल के लिए और 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए, इस फैसले के खिलाफ जब अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, उसमें लतीफ़ खोसर साहब ने पहले आर्गू किया था, सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए थे, शेरवद मरवे साहब ने दलाइल दिए थे, और गालिबन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी दलाइल दिए थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक नुक्ता अदालत के सामने रखा था, अमजद परवेज़ साहब ने, कि देखें इस केस में जो अपील इमरान खान साहब लेके आए हैं, इमरान खान साहब की लीगल टीम के लेके आई है, इसमें तो रियासत पाकिस्तान को, स्टेट को फरीकी में नहीं बनाया गया। तो इस पर फौरी तौर पर तो ना सज़ा सस्पेंड हो सकती है, ना ज़मानत पर इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है। लेकिन अदालत ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ को रद्द करते हुए इमरान खान साहब की तोशाखाना में जो सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया था, और ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दे दिया था कि अगर दूसरे किसी केस में उनकी गिरफ्तारी दरकार नहीं या उनकी गिरफ्तारी नहीं है तो खान साहब को छोड़ दिया जाए। तो ये जो मौक़िफ़ था इलेक्शन कमीशन का, जो कि अदालत ने भी रद्द किया, और इमरान खान साहब के वकला भी इस बात को नहीं मान रहे थे कि नहीं, हमें रियासत को, स्टेट को फरीक बनाने की ज़रूरत नहीं। तो अब यह हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन लतीफ़ खोसर साहब ने दायर की है, जिसमें हाई कोर्ट से इस बात की इजाज़त मांगी गई है कि ये जो 3 साल की इमरान खान साहब की कन्विक्शन के खिलाफ अपील लेके आए हैं, इसमें हमें स्टेट को पार्टी बनाने की इजाज़त दी जाए। यानी वो बात जो इलेक्शन कमीशन का वकील कह रहा था, आज इमरान खान साहब ने मान ली है, लेकिन इमरान खान साहब ने कैसे मानी है, उनके वकला ने मान ली है। तो खान साहब को रिप्रेजेंट करने वाले वकला अगर किसी बात के ऊपर आते हैं कि स्टेट को फरीक बनाना है, तो यही समझा जाएगा कि खान साहब ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ मान लिया है। तो अगली जो खबर नाज़रीन वो इंतखाबात के हवाले से है। पेशावर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई। जस्टिस अब्दुल शकूर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और इस केस में सियासी जमातों को फरीक नहीं बनाया गया था, ना नून लीग को, ना PTI को और ना पीपल्स पार्टी को। इन तीनों जमातों को पेशावर हाई कोर्ट ने फरीक बनाया है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया है, और बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप सियासी जमातों के साथ ख़त किताबत करके जो रिपोर्ट है वो आइंदा समाअत पे अदालत में पेश करें। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, तहरीक इंसाफ ने पावर शो का फ़ैसला किया है, और वो भी लाहौर में, और 15 अक्टूबर को लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़े के बाद कोई अपना सियासी शो, कोई जलसा करने जा रही है। और इस जलसे के हवाले से अभी कुछ वाज़ेह नहीं कि कौन खिताब करेगा। पहले तो इमरान खान साहब खिताब करते थे, लेकिन बाकायदा तौर पे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उनकी तरफ से लाहौर की इंतज़ामिया को जलसा करने की इजाज़त देने के लिए तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दे दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन एक बड़ी हैरानकुन खबर है,
हैदर अब्बास रिजवी साहब, उनसे गन पॉइंट पर जो है वो गाड़ी छीन ली गई कराची में। अब ये हैरानकुन खबर ऐसी है कि एक वक्त था जब कराची में MKM का जो है वो पूरा होल्ड होता था। तोती तोती कहते हैं गालिबन, तोती बुला करता था। कराची में MKM का पूरा होल्ड होता था। चिड़िया या कोई परिंदा पर नहीं मार सकते थे। तो अब उसी MKM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब से गाड़ी छीनी गई गन पॉइंट से, और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, ये भी कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है कि 2 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि माजी में MKM के साथ ये बातें मनसूख की जाती थीं कि उनके नामालूम अफराद आते हैं और जो होता है फिर वो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होता। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज शरीफ के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पार्टी में जो मुफाहमती ग्रुप है उसकी जानिब से नवाज शरीफ को मशवरा दिया गया कि आप 21 अक्टूबर को वापस ना आएँ। शाहिद ककान अब्बासी का नाम रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने भी जो मुलाकात की नवाज शरीफ के साथ, उसमें भी उन्होंने कहा है नवाज शरीफ को कि आप जब तक ये महंगाई का इशू है, दीगर इश्यूज़ हैं, तो आपके आने का फ़ायदा नहीं होगा, तो आप पाकिस्तान वापस ना आएँ। लेकिन मरीम नवाज़ और इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि 21 अक्टूबर की जो नवाज शरीफ की वापसी का फ़ैसला है वो अटल है और इस प्लान में अभी तक फ़िलहाल किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।